अब हम ये जो चैप्टर पढ़ा था हम लोगों ने बेसिक वाला मिसलेनियस, जिसके 2-3 वीडियो हो चुके हैं, उससे रिलेटेड क्वेश्चन लगाएंगे। तो ये एक बेसिक टाइप के मैथ्स वाले हैं, तो इसमें कई टाइप की वैरायटीज़ होती हैं। तो शुरू करते हैं क्वेश्चन पे लगाना। सबसे पहले हम लोगों ने ही जाना था कि जो पाई का बताया था, पाई इसको ये इन्होंने पूछा है पाई माइनस ई क्या है, इनमें से ऑप्शन दिए हुए हैं। तो देखिए पाई आपको कहीं भी मिलेगा ना, तो आपको सीधे अपरिमेय, जब हम लोगों ने शुरू में पढ़ा था परिमेय संख्या क्या होती है, अपरिमेय संख्या क्या होती है, तो पाई को अपरिमेय में पढ़ा था। तो जहाँ भी पाई से रिलेटेड कुछ भी आया तो सीधा एक अपरिमेय संख्या, ये हमारा आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन करते हैं। अब इन्होंने पूछा है, ये देखिए 1/3 का मान किसके बराबर है, 1/1.3 और 3 के ऊपर ये लगा हुआ है, ठीक है। इसका मैंने बताया था इसका मतलब ये होता है 1.3333, मतलब ये रिपीट होता जा रहा है, ख़त्म नहीं हो रहा ये तो उसको इस तरह से शो कर देते हैं कि 3 के ऊपर वो लगा देते हैं, बार बोलते हैं इसको, रिकरिंग डेसिमल्स बोलते हैं इस टाइप के नंबर को। तो इसको सॉल्व करने का तरीका क्या बताया था कि जो पॉइंट के उधर होगा उसको तो वैसे ही लिख लेना है, बीच में आपको लगाना है प्लस, ठीक है, और जितने नंबर वो ऊपर जो नंबर है वही लिखा रहेगा, और जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं, मतलब यहाँ पर 3 लिखा था, एक ही नंबर रिपीट हो रहा है ना, अगर 3-5 लिखा होता तो उसके दोनों के ऊपर बार लगा होता, तो 2 नंबर बार बार रिपीट होते, मतलब 3-5 ऐसे माना जाता उसको। तो जितने नंबर रिपीट हो रहे हैं उतना आपको 9 लगाना है, मतलब अगर 3-5 2 बार रिपीट हो रहा तो हम यहाँ पर 99 लगाते। 3 नंबर बार बार रिपीट हो रहे होते, 1 2 3 ऐसे करके, तो हम 999 लगाते। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पर एक नंबर रिपीट होगा तो हम एक बार 9 लगा देंगे। फिर से क्या किया देखिए, पॉइंट के उधर जो है उसको प्लस में लिख लिया, पॉइंट की जगह पर प्लस लगा दिया, जो नंबर है वो लिखा, और अगर एक नंबर के ऊपर बार लगा है तो एक बार 9, 2 के बार ऊपर बार लगा होगा तो 2 बार 9 लगा देंगे, मतलब 99 कर देंगे। अब इसको सॉल्व कर लेंगे। देखिए 9 1 जा 9, ऐसे वाले को कैसे करते हैं, इस टाइप का जो क्वेश्चन होता है इसको सॉल्व करने के लिए इसको सीधे मल्टीप्लाई कर देते हैं, 9 एकम 9, और ये पूरे में बटे लग जाता है। फिर 9 एकम 9 और प्लस 3 था, पूरे में 9 हो गया, 9 3 कितना होता है 12 बटे में 9। अब इसको देखिए काटेंगे ऊपर नीचे, 3 से कट सकता है, 3 तिहाई 9, 3 चौको 12, 4/3 हमारा आंसर आ गया, प्लस में है सब कुछ, डी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, डी देखिए इसका आंसर है। अब इन्होंने देखिए 4 ऑप्शन दिए गए हैं, पूछा है पाई है एक, क्या है। पहले क्वेश्चन में ही हम लोगों ने पढ़ा है कि पाई अपरिमेय संख्या है, तो इसमें से अपरिमेय टिक लगा देंगे। देखिए आंसर भी यही दिया हुआ है। अपरिमेय के अलावा परिमेय बचा, परिमेय संख्याएं वो होती हैं जिनको इस फॉर्म में लिखा जा सकता है, बटे के फॉर्म में। अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जो किसी से भाज्य नहीं होती, जैसे 11 17, ये किसी के टेबल में नहीं आते। जो नंबर किसी के टेबल में नहीं आते, देखिए 1 के टेबल में तो सारे नंबर आएंगे और खुद के टेबल में भी सारे नंबर आएंगे, जैसे 17 के टेबल में 17 आता है कि नहीं आता है, 17 एकम 17। तो इन दोनों चीज़ों को छोड़कर अगर कोई नंबर जो है, मतलब एक खुद को और एक 1 को, ये तो सब में कॉमन मिलेगा जितने भी नंबर हैं, और इनके अलावा जो नंबर ऐसे बचते हैं जो किसी के टेबल में नहीं आते हैं, उनको अभाज्य संख्याएं कहा जाता है। जैसे 4 एक अभाज्य संख्या नहीं है क्योंकि वो 2 के पहाड़े में आती है, लेकिन 5 किसी के पहाड़े में नहीं आता, 5, तो 5 एक अभाज्य संख्या है। पूर्णांक क्या होते हैं, मतलब पूरे नंबर, बटे में नहीं लिखना है, पूरा नंबर होना चाहिए, 2 3 5 समथिंग जो भी है। तो इसका आंसर तो हम देख चुके थे, परिमेय संख्या है। अब अगला क्वेश्चन है, आ रहा है इसमें, हाँ देखिए इन्होंने पूछा है एक परिमेय संख्या 5/19, तो एक परिमेय संख्या थी ये 5/19, ठीक लिख लिया इसको, वह इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का, इसका योज्य प्रतिलोम पिछले वीडियो में पढ़ा है। योज्य प्रतिलोम क्या होता है, किसी भी नंबर का योज्य प्रतिलोम ये होता है कि जो नंबर हो उसका साइन बदल देते हैं बस। तो यहाँ पर साइन क्या है,
कुछ नहीं होता है तो प्लस मानते हैं, ठीक है। अब इसका योज्य प्रतिलोम क्या होगा, 5 बटे, यहाँ पर माइनस लग जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब इन्होंने बोला है कि एक परिमेय संख्या 5/19 ये हो गई, व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल, मतलब ये इसका योज्य प्रतिलोम है। अब इसका गुणनफल मतलब इनको गुणा करना है, तो इनको हम गुणा कर देते हैं। गुणा करेंगे तो देखिए कितना आएगा, प्लस माइनस माइनस हो गया, 5 बचे 25 हो गया। 19 को 19 से गुणा करेंगे तो 19 को 19 से गुणा करने का मतलब हुआ 19 का स्क्वायर, जो कि होता है 361, अगर याद किया है तो, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है कि हाँ क्या पूछा था, योज्य प्रतिलोम 5/19 व इसके योज्य प्रतिलोम के गुणनफल का, तो गुणनफल तो हमने निकाल लिया, ये गुणनफल आया। इसका गुणात्मक प्रतिलोम पूछा है। गुणात्मक प्रतिलोम हमने पढ़ा था, गुणात्मक प्रतिलोम जब भी पूछा जाता है तो उसमें नंबर को ऊपर नीचे कर देते हैं, पलट देते हैं। तो इसको पलट देते हैं, -361 अपॉन में 25, ये हमारा आंसर आ गया, -361 ए वाला हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, देखिए पूर्ववर्ती निम्न में से कौन सा सही है। अब ये 2 3 4 5 लाइनें दी हैं, पूर्ववर्ती और परवर्ती, दो चीज़ें, परवर्ती और पूर्ववर्ती। अब ये दोनों चीज़ें होती क्या हैं, देखिए परवर्ती का मतलब आगे की संख्या, अगला नंबर, अगली संख्या, ठीक है। और पूर्ववर्ती मतलब पिछली संख्या। कभी कभी परवर्ती को उत्तरवर्ती भी लिखा जाता है, अगर एग्ज़ाम में आ जाए तो कंफ्यूज ना होइएगा। कभी कभी परवर्ती को उत्तरवर्ती भी आ सकता है। तो परवर्ती मतलब अगली संख्या, तो 4 की परवर्ती क्या होगी, 5 होगी, या उत्तरवर्ती पूछी गई है तो 4 की अगली 5 होगी, 5 की पूछी जाती तो 6 होती, और 6 की पूर्ववर्ती पूछी जाती मतलब पिछली संख्या, एक घटा दीजिए बस। तो अब इन्होंने पूछा है 1000 के पूर्ववर्ती का पूर्ववर्ती 999 है, तो 1000 का पूर्ववर्ती मतलब 1000 से कम, 999 हुआ, उसका भी पूर्ववर्ती 998 हो जाएगा, तो ये तो गलत है लाइन। 1001 के पूर्ववर्ती, पूर्ववर्ती मतलब पिछले वाले नंबर का, तो पिछला नंबर 999 हुआ, का परवर्ती 999 का एक अगला फिर से 1000 हो जाएगा, लेकिन इन्होंने 1001 लिखा है तो ये भी गलत है। अब अगला है 1000 के परवर्ती मतलब अगला का परवर्ती 1002 है, यहाँ पर पूर्व था, पूर्व गलत हो गया है। 1001 के पूर्ववर्ती का परवर्ती मतलब इसके पिछले का, तो पिछला इसका 999 हो गया, 999 का परवर्ती 1000 हो जाएगा, यहाँ 1002 है, ये भी गलत है। लास्ट वाला पॉइंट है 1000 के परवर्ती का पूर्ववर्ती 1000 है, तो 1000 का परवर्ती क्या होगा, 1000 की अगली संख्या 1001 होगी, और उसका पूर्ववर्ती क्या हो जाएगा, फिर से एक घटा देते हैं, फिर से 1000 हो जाएगा। तो हाँ ये लाइन सही है, तो ये हमारा आंसर हो गया। तो पूर्ववर्ती परवर्ती सिंपल बस ये है, परवर्ती या उत्तरवर्ती का मतलब अगली संख्या, और पूर्ववर्ती का मतलब पिछली संख्या, बस इतना है। किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर, वर्ग का मतलब स्क्वायर होता है, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था ना 2 का स्क्वायर, तो 2 गुणे 2 मतलब इसको इतनी बार मल्टीप्लाई कर देते हैं। 7 का स्क्वायर मतलब 7 × 7, ये। तो किसी पूर्णांक का वर्ग करने पर इकाई के स्थान पर कौन सी संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। देखिए 0, 2, 1, 5, तो आपको क्या स्क्वायर से याद है ना, 0 से लेकर 9 तक सारे, तो उसमें इकाई की संख्या देख लीजिए। देखिए 0 का स्क्वायर तो 0 वाला रहेगा ही, 1 का जो होगा 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर 4 होता है, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 4 का स्क्वायर 16 होता है। ऐसे करके जब 9 तक देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि देखिए 5 भी कई में आ सकता है, क्योंकि 5 का स्क्वायर 25 होता है, इकाई की जगह पर 25 आता है। 9 का स्क्वायर होता है 81, 81 में इकाई की जगह पर 1 आता है।
2 एक ऐसी संख्या है जो किसी स्क्वायर में इकाई की जगह पर नहीं आ सकती है, आती ही नहीं है। 1 से लेकर 9 तक स्क्वायर अगर याद होंगे तो आइडिया लग जाएगा कि इकाई की जगह पर सब में किसी में 2 नहीं आएगा। और दूसरी बात, सारी संख्याएं 1 से लेकर 9 तक मिलके ही बनी है, और चाहे जितनी बड़ी संख्या हो जाए इकाई की जगह पर 1 से लेकर 9 तक के बीच में ही कुछ ना कुछ रहेगा, 0 से लेकर 9 तक। तो इसलिए 2 हो गया हमारा आंसर। ये देखिए इन्होंने यहाँ पर स्क्वायर भी करके दिया है 1 से लेकर 10 तक, 2 किसी में नहीं आया। ये तो लंबा तरीका है। अब देखिए, किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं के बीच कोई परिमेय संख्या होती है, केवल एक परिमेय संख्या होती है। अगला क्वेश्चन है, मतलब अगला ऑप्शन है, अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। अनंत का मतलब जिनको गिना नहीं जा सकता, केवल एक परिमेय संख्या होती है। तो किन्हीं भी 2 परिमेय संख्याओं के बीच, तो ध्यान दीजिए अगर लिखा हुआ है 2/5 और 3/5, इनके बीच में पूछा है इन्होंने। देखिए कभी भी अगर किसी 2 नंबर, चाहे वो ऐसे लिखे हों 3 या 4, या परिमेय लिखी हो इस टाइप की, तो अगर परिमेय पूछी, इन्होंने क्या पूछा है, अनंत परिमेय संख्याएं इनको कहते हैं जो ऐसे बटे में लिखी जा सकती हैं, और इनको पूर्ण संख्या कहते हैं। तो पूर्ण संख्या का मतलब पूरी पूरी। तो देखिए 3 और 4 के बीच में पूरी पूरी तो कोई संख्या नहीं आती है, ठीक है, 3 के बाद अगला 4 ही आता है। तो अगर पूर्ण पूछा गया है तब तो कोई नहीं आता है, लेकिन अगर परिमेय पूछा गया है या दशमलव में पूछा गया है तो इनके बीच में अनंत संख्याएं होती हैं, उनको हम गिन नहीं सकते हैं। कभी भी ये आंसर आएगा 2 परिमेय ऐसे बटे में दिए हुए, उनके बीच में संख्या पूछी गई होगी इस टाइप का, तो ये ध्यान में रखिए कि 2 नंबर के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। जैसे आपको बताया था ना, जैसे 2 और 3 दो नंबर, इनके बीच में कितना 2.1 भी हो सकता है, 2.12 भी हो सकता है, 2.1 बढ़ाते जाइए, कुछ भी होगा 2 पॉइंट समथिंग है तो वो 3 से कम ही रहेगा। और इसको पॉइंट हटा के हम नीचे 0 बढ़ा लेंगे और सॉल्व काट पीट लेंगे, जितने भी नंबर होंगे सब ने कुछ ना कुछ आ ही जाएगा। तो इसलिए 2 और 3 के बीच में या किसी भी 2 नंबर के बीच में अनंत संख्याएं होती हैं। अगर पूर्ण पूछी होंगी तो नहीं, परिमेय या दशमलव में पूछी गई होंगी तो इसका आंसर हो जाएगा अनंत परिमेय संख्याएं होंगी। अब इन्होंने पूछा है 7 और 3 के बीच में कितनी परिमेय संख्याएं हैं। अब जाहिर सी बात है, देखिए 7 और 8 के बीच में ही अनंत संख्याएं परिमेय संख्याएं हो सकती हैं। परिमेय पूछा है ना, पूर्ण ना पूछा हो, बस ये ध्यान रखिएगा, पूर्ण का मतलब पूरी पूरी। तो जब 7 और 8 के बीच में ही अनंत हो सकती हैं तो 7 और 13 के बीच में तो जाहिर सी बात है बहुत ढेर सारी मतलब अनंत ही होंगी, तो इसका भी आंसर अनंत ही हो जाएगा। बस ये याद रखिए, किसी भी 2 संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं, या बटे वाली भी कोई 2 संख्याएं तो उनके बीच में भी जो परिमेय अगर पूछी गई हैं तो वो अनंत ही रहेंगी। अनंत मतलब जिसे नापा ना जा सके, जैसे हमारा ब्रह्मांड है, उसकी कोई सीमा नहीं है। पाई क्या है, अभी पीछे पढ़ा है, विषम अभाज्य सम अपरिमेय। अपरिमेय है, पढ़ चुके हैं पहले ही, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 35 प्रथम 35 विषम प्राकृतिक संख्याओं का योग है। ये आया अच्छा क्वेश्चन। पहली 35 विषम प्राकृतिक संख्याएं, अच्छा, तो विषम संख्याएं हमने पहले वाले वीडियो में पढ़ा था क्या होती हैं, 1 3 5 7 9 11 ऐसे करके विषम संख्याएं, मतलब जो जिनके जोड़े नहीं बनते, जो पेयर में नहीं होती, जो 2 से भाग नहीं होती, उनको विषम संख्याएं कहते हैं। तो अब इन्होंने पूछा है प्रथम 35, तो ये लाइन से चल रही है, देखिए 1 3 5 7, अब ये कितनी हो गई, 1 2 3 4 5 6 हुई। ऐसे ही आगे बढ़ाते जाइए तो 35 तक, मतलब 35 बार संख्याएं लिखी हैं, ये भी हमने 6 संख्याएं लिखी हैं, ऐसे ही 35 लिखनी है, बढ़ाते जाइए 11 13 15, 35 तक लिखने के बाद जो आएगा उनका योग क्या होगा, मतलब उनको जोड़ने पर क्या आएगा। तो अब एग्ज़ाम में तो ये संभव नहीं है कि ऐसा लिखें और उसके बाद सबको जोड़ें, तो इसका एक फॉर्मूला होता है, ठीक है। चाहे ये आ जाए या पूछा जाए कि 1 से लेकर 25 तक की जितनी भी संख्याएं हैं उनका योग पूछा जाए, 1 2 3 4 ऐसे ऐसे करके
100 तक मान लीजिए पूछ लिया गया कि इनका सबका योग कितना होगा। तो एग्ज़ाम में ऐसे जोड़ना तो संभव नहीं होता है, तो इसका एक फ़ॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फार्मूला देखिए क्या होता है। सो ये एक अच्छा क्वेश्चन है, इसलिए इसको एक फ्रेश पेज पर लेते हैं। देखिए जब भी कोई सीरीज़ दी गई होती है, सीरीज़ मतलब कुछ भी, चाहे विषम संख्याएं हो चाहे सम संख्या हो, ठीक है, कोई भी सीरीज़ हो, तो उसमें उसका योग ज्ञात करने का तरीका ये होता है, उसका फॉर्मूला होता है योग। योग का मतलब होता है सम, तो सम को लिखते हैं एस। सम इसका फॉर्मूला होता है n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी। देखने में तो ये बड़ा थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, ठीक है, लेकिन अभी इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करते हैं। एक बार चेक कर लेते हैं फॉर्मूला। हाँ यही है, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ठीक है, ये फार्मूला होता है। अब इसमें देखिए इनका मतलब क्या होता है। योग पूछा जाएगा आपका, तो एस से तो कोई मतलब नहीं है, इसका मतलब सम। एन का मतलब होता है कितनी, मतलब नंबर, संख्या, काउंटिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पर इन्होंने 35 पूछा है, तो यहाँ पर एन का मतलब हो जाएगा 35। ए का मतलब होता है प्रथम पद, पहला पद जो भी होगा उसका। तो यहाँ के केस में देखिए विषम संख्याएं पूछी हैं, प्रथम पद विषम संख्याएं, प्रथम 35, तो विषम संख्या 1 से शुरू होती है, 1 3 5 7 9 ऐसे ऐसे करके 35 पदों तक। तो ए को कहते हैं प्रथम पद। इस केस में प्रथम पद क्या हुआ, 1। अब एन हो गया, ए हो गया, डी बचा। डी का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब अंतर, ठीक है, कि किसी भी दो पद के बीच में अंतर कितना आ रहा है। देखिए 5 और 3 के बीच में कितना अंतर है, 2। 5 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। 7 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा, 2। तो डी का मतलब होता है कि किसी भी एक पद को उसके पिछले वाले पद से माइनस कर दीजिए, या ये सोच लीजिए कि कितना कितना हर बार बढ़ता जा रहा है, उसको कहते हैं डी। तो यहाँ के केस में देखिए, अगर हम पिछले कितना कितना बढ़ रहा है, एक के बाद 2 बढ़ रहा है तब 3 हो रहा है, 3 के बाद 2 बढ़ रहा है तब 5 हो रहा है, 5 के बाद 2 बढ़ रहा है तब 7 हो रहा है, तो 2 2 सब में बढ़ रहा है, तो डी का मतलब हो गया 2। अब बस हमें इतनी चीज़ें ज्ञात हो गई। अब हम इसका योग निकाल लेंगे। देखिए s बराबर n/2, n का मतलब था 35, तो 35/2। n पूछा होगा कि कितनी संख्याएं, मतलब पहली 10 संख्याएं, पहली 12 संख्याएं, या जो भी, उसको n बोलेंगे। दिया होगा ये क्वेश्चन में, बटे लगाया, ये ब्रैकेट लगाया, इसी बहाने बॉड मास भी सॉल्व हो जाएगा थोड़ा सा। 2a मतलब 2 इंटू, बीच में कुछ नहीं होता तो इंटू मतलब मल्टीप्लाई, ए यहाँ पर पहला पद क्या था, 1 हो गया। अब यहाँ पर प्लस लगाया, अब ब्रैकेट में n-1, n का मतलब था 35 -1 इंटू डी मतलब यहाँ पर था 2। इसको हमें हल कर देना है बस जल्दी से। अब इसको हल कर लेते हैं। देखिए 35/2 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, 2 × 1 2 रहा, प्लस 35 में से 1 गया, 34 हो गया, 34 × 2, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर ब्रैकेट बॉड मास के अकॉर्डिंग सबसे पहले हमें ब्रैकेट सॉल्व करना है, तो ब्रैकेट सॉल्व करेंगे। अब इसके अंदर सबसे पहले मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि बॉड मास में m पहले आता है। अब मल्टीप्लाई कर लिया, देखिए 2 + 34 दूनी कितना होता है, 34 दूनी होता है 68, ठीक है। 35/2 ऐसे ही लगा दिया। अब 68 और 2 कितना होता है, 70 हो गया, 35/2 × 70। अब देखिए जब भी कभी ऐसी संख्याएं आएंगी ऊपर नीचे लिखी होंगी और उनके बीच में मल्टीप्लाई वगैरह होगा, तो नंबर ऊपर नीचे कैंसिल हो जाते हैं। सिर्फ इसी केस में होते हैं जब मल्टीप्लाई लगा हो, डिवाइड हो, ऊपर नीचे लिखे हो। अगर ऊपर नीचे प्लस या माइनस बीच में कहीं दिख रहा है तब हम ऐसे कैंसिल नहीं कर सकते हैं, ये चीज़ याद रखिएगा। अब 2 से काटेंगे, देखिए 2 × 6, 1 बचा, 10 हो गया, 2 × 5 = 10, तो ये कितना आ गया, 35 × 35 मतलब 35 का स्क्वायर। अब 35 को 35 से मल्टीप्लाई कर लें। 35 को 35 से कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, वही वाला तरीका, 5 × 5 = 25, 2 बचा हासिल, 5 × 3 = 15, 5 × 3 = 15, 15 × 15 = 30, 30 और 2
32, 32 का 2, 3 बचा हासिल, 3 3 9, 9 और 3 12, 1225 इसका आंसर आ गया। आ रहा है क्या? हाँ, ये देखिए 1225 आ गया, था सिंपल। अब अगला क्वेश्चन तो अलग है, लेकिन फिर भी ये एक नया तरीका सीखा है हम लोगों ने, इसलिए इसका एक और क्वेश्चन करते हैं। अब आपको उसको एग्जाम्पल के थ्रू भी समझाते हैं। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आया कि 1 से लेकर एक से लेकर कितना ले लें, 20 ले लें, ठीक है। 1 से लेकर 20 तक जितनी भी संख्याएं हैं लाइन से, ठीक है, उनका सबका प्राकृतिक संख्याएं बोला गया होगा। तो 1 से लेकर 20 तक जितनी भी संख्याएं हैं उनका योग कितना होगा। तो उनको सबको जोड़ना तो संभव होता नहीं है, तो यही फार्मूला यूज़ करते हैं। फार्मूला होता है s बराबर, s का मतलब सम, n/2 ब्रैकेट में 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये फार्मूला होता है। अब s यहाँ पर, अब देखिए 1 से लेकर 20 तक मतलब सीरीज़ क्या होगी, 1 2 3 4 5 ऐसे करके 20 तक। तो देखिए 1 से लेकर 20 तक तो टोटल कितनी संख्याएं हो गई, हमें 20 पदों तक बताना है। तो n का मतलब हो गया 20, a का मतलब होता है प्रथम पद, तो पहला पद क्या है, 1 है, a बराबर 1 हो जाएगा। d का मतलब होता है डिफरेंस, मतलब अंतर, सब में कितना कितना बढ़ रहा है, 1 1 बढ़ता जा रहा है, तो d का मतलब भी 1 हो गया। अब ये सारी तीनों वैल्यू इसमें रख देंगे, n/2 मतलब 20/2, 2a, तो 2 इंटू ए की जगह पर था 1, ब्रैकेट में n-1 प्लस लगा हुआ है बीच में, सॉरी, n-1, n की जगह पर था 20, 20 माइनस 1 गुणे d, d की जगह पर भी 1 था। अब इसको सॉल्व करना है, देखिए 2 दहम 20, ये 10 हो गया। अब 2 एकम 2 प्लस लगाया, 20 ब्रैकेट के अंदर 20 माइनस 1 कितना हो गया, 19 गुणे 1। अब यहाँ पर देखिए क्या हुआ, सबसे पहले बॉड मास में b सॉल्व करना है, तो b मतलब ब्रैकेट के अंदर घटा लिया, और ब्रैकेट जब एक नंबर आ जाता है ब्रैकेट के अंदर तो ब्रैकेट हट गया। अब यहाँ पर 19 गुणे 1, क्योंकि पहले मल्टीप्लाई होगा प्लस बाद में होगा, 19 गुणे 1 19 हो गया, 19 और 2 कितना हो गया, 9 2 11 मतलब 21। और बाहर देखिए 10 ऐसे लिखा हुआ था, ब्रैकेट में लिखा है, बाहर कोई नंबर है, बीच में कुछ नहीं है, तो मल्टीप्लाई मानना है हमेशा। तो 10 को 21 से गुणा करेंगे तो 210 हो जाएगा, तो 210 हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब एक और क्वेश्चन करते हैं। अगर, अच्छा ये क्वेश्चन आपको करने के लिए देते हैं। 2 4 6 8 10 12 ऐसे करके सीरीज़ बनी हुई है। तो पूछा गया है क्वेश्चन, ये सम संख्याओं की श्रेणी है, ठीक है। तो क्वेश्चन आपके लिए ये है, इसको सॉल्व करके हमें बताइएगा कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योगफल बताइए। ये आपको बताना है, पहली 50 सम संख्याएं। तो सम संख्याएं ऐसे होती हैं 2 4 6 8 10 10 ऐसे करके, ठीक है। अब इनका आपको सम बताना है। थोड़ा सा आपको हिंट भी दे रहे हैं, देखिए प्रथम इसमें 3 चीज़ें यूज़ होनी है, एक a यूज़ होना है, एक n यूज़ होना है, और एक d यूज़ होना है। a का मतलब होता है प्रथम पद, तो प्रथम पद 2 है, क्योंकि पहली सम संख्या 2 है। तो n की जगह पर कितनी 50 पूछी है, तो n की जगह पर 50 हो जाएगा। d का मतलब डिफरेंस, अंतर, हर पद में कितना अंतर आ रहा है, देखिए 2 में 2 जोड़ा तो 4 हुआ, 2 तो d मतलब 2 2 बढ़ रहा है ना, तो d भी 2 हो गया। अब ये सारी वैल्यू आपको उसी फॉर्मूले में रख देनी है। फॉर्मूला है ये n/2 बड़ा सा ब्रैकेट 2a प्लस n-1 गुणे d। 2 क्वेश्चन हम लोग सॉल्व कर चुके हैं, तो इसमें बस आपको ये वैल्यू रखिएगा और हमें आंसर बताइएगा कि प्रथम 50 सम संख्याओं का योग कितना होता है, जब भी देखिए ये वीडियो तब, ठीक है।
अब हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन लगाते हैं। हाँ, तो अगला क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर, इन्होंने पूछा है दो संख्याओं का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः 11 और 18 है। क्रमशः का मतलब रेस्पेक्टिवली, मतलब अगर योगफल पहले लिखा है तो 11 को योगफल माना जाएगा, बाद में गुणनफल लिखा है तो बाद वाला नंबर मतलब 18 उसको गुणनफल माना जाएगा। क्रमशः मतलब जिस क्रम में इधर लिखा है योगफल तथा गुणनफल, तो उधर 11 तथा 18, तो 11 योगफल के लिए आएगा, 18 गुणनफल के लिए आएगा। तो दो संख्याओं का योगफल, तो अब संख्याएं तो पता नहीं थी, तो अब वो सब केस शुरू हो गए। जब हमें संख्याएं नहीं दी जाएंगी, दो संख्याएं पूछी जाएंगी, एक होगी तो हम x मान लेंगे, a मान लीजिए, b मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए, यूजुअली x चलता है। तो चलिए हम a b मान लेते हैं। दो संख्याओं, पहली संख्या हमने मान ली a और दूसरी संख्या मान ली b, ठीक है। एक्स वाई ही मानते हैं क्योंकि अक्सर क्वेश्चन में एक्स वाई मिलता है तो कन्फ्यूज़न नहीं होगी। पहली संख्या हो गई x और दूसरी संख्या हो गई y। अब इन्होंने पूछा है कि दो संख्याओं का योगफल 11 है, तो मतलब x प्लस वाई जो है वो क्या है, 11। योगफल इसी को तो कहते हैं कि दोनों को जोड़ने पर 11 आना चाहिए। अब हमें संख्या नहीं पता थी तो देखिए हमें हमेशा यही करना पड़ेगा, संख्या नहीं पता होगी तो एक्स वाई मान लेंगे और जो कंडीशन दी होंगी उनको लिखेंगे, और वही क्वेश्चन आगे चल के यूज़ हो, मतलब वो कंडीशन हो सकता है आगे कहीं यूज़ हो जाएंगी। अब इनका गुणनफल 18 है, तो इसका मतलब x गुणे वाई जो है वो 18 है। ये दो चीज़ें हम इन्होंने दे दी। अब इन्होंने पूछा है इन संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए। व्युत्क्रमों का योग, व्युत्क्रम हमने पढ़ा था कि 2 का व्युत्क्रम होता है 1/2 और 1/2 का व्युत्क्रम होता है 2। मतलब व्युत्क्रम मतलब पलट देना, 2 के बटे में कुछ नहीं था, 1 माना, पलट दिया तो ऐसे हो गया, ठीक है। अब इन्होंने पूछा है इन दोनों संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग बताइए, तो ये दोनों चीज़ें दे रखी थी। अब देखिए x का व्युत्क्रम क्या होगा, x का व्युत्क्रम होगा 1/x और y का व्युत्क्रम क्या होगा 1/y। अब इन दोनों का योग बताना है हमें, तो मतलब हमें बताना है 1/x प्लस 1/y, इसका मान हमें बताना है। अब देखिए जब हम लोगों ने भिन्न वाला पढ़ा था तो उसमें बताया था जब अलग अलग नंबर होते हैं तो क्या करते हैं कि इनका एलसीएम लेने के लिए इनको मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे, या ऐसा पहाड़ा पढ़ते हैं जो दोनों के टेबल में आता हो। अब यहाँ तो पहाड़े वाली कोई बात है नहीं, एक्स वाई है, तो ऐसे केस में इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं नीचे। अब देखिए पहले वाले को इससे भाग करते हैं, जो आता है ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। अब x को एक्स वाई से भाग करेंगे तो ध्यान दीजिए यहाँ पे एक्स वाई है ना, इसको x से भाग करेंगे तो x x कट जाएगा, बचेगा y को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो सेम आप ये ध्यान दीजिएगा जब कभी इस टाइप के नंबर हो तो इनका दोनों का मल्टीप्लाई ले लेना है। इसको इससे भाग करेंगे तो ये कट गया, बचा y को ऊपर मल्टीप्लाई कर देंगे, ऊपर क्या था 1 को y से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही नंबर आता है y, प्लस था बीच में लगा दिया। अब y को इससे भाग करेंगे, जो आएगा ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं। भिन्न को हल करने का यही तरीका था, पढ़ा था। तो y को इससे भाग करेंगे, y कट गया, बचा x ऊपर मल्टीप्लाई हो गया। अब ये आ गया देखिए x प्लस वाई बटे में एक्स वाई, ये इनके व्युत्क्रमों का योग आ गया। अब देखिए हमें x प्लस वाई की जगह पर दिया हुआ, अब यहाँ पर ये कन्फ्यूज ना होइएगा, x प्लस वाई मतलब y प्लस एक्स है, उधर x प्लस वाई है। 2 + 3 भी 5 ही होता है, 3 + 2 भी 5 ही होता है। तो x प्लस वाई हमें दे रखा था पहले इन्होंने 11, और x गुणे वाई, 2 के बीच में कुछ नहीं होता, गुणा मानते हैं, दे रखा था 18, ठीक है। तो 11/18 हमारा आंसर हो गया, ये 11/18 डी हमारा आंसर हो गया, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन करते हैं। चार सौ छियानबे तथा 496 योग 318 का निकटतम सैकड़ा मान क्या है, ठीक है। तो 496 और 318, पहले इनको जोड़िए। 496 318 लिखा है, ठीक है। 8 6 14, 1 हासिल, 9 10 और 1 11, 1 बचा हासिल, 4 1 5 3 8, 814, ठीक है।
अब इन्होंने पूछा है कि निकटतम सैकड़ा मान क्या है। निकटतम देखिए क्या होता है, निकटतम देखिए अगर कोई नंबर, जैसे निकटतम सैकड़ा, सैकड़े की बात हो रही तो उसका मतलब 800, 900, 600 ऐसे करके। तो 800 और 900 के बीच में बहुत से नंबर पड़ेंगे, ठीक है, 814, 825, 835। तो इनके बीच में ध्यान दीजिए, अगर 850 है, 850 से नीचे के जो नंबर आएंगे वो 800 के ज़्यादा पास होंगे, और 850 के ऊपर के जो नंबर आएंगे वो 900 के ज़्यादा पास होंगे, ठीक है। इन्होंने पूछा ना निकटतम सैकड़ा कहाँ पे आएगा। अब 814 है तो 814 से हमें सैकड़े पे जाना है, मतलब 800 पे जाना है, क्योंकि 900 तो दूर पड़ जाएगा। तो इसका हमारा आंसर हो जाएगा 800, क्योंकि इनको जोड़ने पर 814 आया। कुछ बच्चे 814 टिक लगा देंगे, लेकिन वो गलत। इन्होंने पूछा है निकटतम सैकड़ा मान, मतलब हमें नियरेस्ट पहुंचना है। तो उसका कॉन्सेप्ट ये होता है, दशमलव में भी होता है। जैसे ये लिखा हुआ है 7.3, इसका निकटतम पूर्ण संख्या पूछी है तो ये हो जाएगा 7। अगर लिखा हुआ है 7.6 तो इसका निकटतम पूछा है तो ये हो जाएगा 8। क्यों? क्योंकि जहाँ पर 0.5 से ज़्यादा हुआ, 0.5 से ज़्यादा हुआ तो उसको हम अगले वाले के पास लेके चले जाएंगे। 7 के बाद 7.5 से ज़्यादा होगा तो उसको हम 8 मान लेंगे, और 7.5 से कम होगा तो उसको हम 7 मान लेंगे। अगर ठीक 7.5 हुआ तब क्या करेंगे, तब अगले पे ही जाएंगे, 8 ही मानेंगे तब भी उसको, ठीक है। तो निकटतम सैकड़ा जब भी पूछा गया होगा तो ये बीच का मानिएगा, ये मानिएगा कि जो 50 होता है, अगर 50 से ऊपर की कोई संख्या जाती है, मतलब आधे से ऊपर में जाता है तो वो अगले के पास चला जाएगा, और आधे से नीचे जाता है तो पिछले के पास आ जाएगा। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे 737 होता, निकटतम सैकड़ा पूछा होता तो 700 हो जाता। 772 पूछा होता, निकटतम सैकड़ा होता तो 700 नहीं होता, क्योंकि 800 तक जाने में कम समय लगेगा, मतलब कम संख्या चाहिए। ये 750 से ज़्यादा है, ठीक है। 750 क्यों ले रहे हैं, क्योंकि 7 और 8 के बीच में सैकड़ा का आधा कितना हुआ, 50। तो आधे से ज़्यादा अगले पे चला गया, आधे से कम पिछले पे आ गया। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब इन्होंने देखिए पूछा हुआ है, एक नंबर दिया है कि 5, 6, 7, 1 और उसके अंकों को पलट देने पर प्राप्त संख्या का अंतर, मतलब अंतर मतलब घटाना है। अब इसके अंकों को पलट दीजिए, 5, 6, 7, 1 है, इसको पलट दीजिए, मतलब जो सबसे बाद में लिखा है उसको पहले लिखिए, फिर 7, फिर 6, फिर सबसे लास्ट वाला, सबसे पहला वाला सबसे लास्ट में। पलटने पर प्राप्त संख्या, तो ये संख्या प्राप्त हो गई। अब इनका अंतर है तो इसमें से इसको घटा दीजिएगा, जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। तो सिंपल था। आगे पूछा है इन्होंने, निम्न में से कौन सा कथन सही है, एक अभाज्य संख्या नहीं है, एक अभाज्य संख्या। देखिए एक जो होता है ना, एक ना तो अभाज्य संख्या है ना तो भाज्य संख्या है, ना तो किसी से भाग होती है, ना तो ये माना जाता है कि ये अभाज्य होती है। संख्याएं अभाज्य वाली जो शुरू होती हैं 2 से शुरू होती हैं। एक क्या है, एक पूर्ण संख्या होती है। पूर्णांक भी, अगर पूर्णांक बोला जाए तो पूर्णांक मतलब पूरा पूरा नंबर, पूर्ण संख्या भी हो सकती है, पूर्णांक भी हो सकती है, परिमेय संख्या भी हो सकती है। परिमेय कैसे हो सकती है, परिमेय का मतलब 1 के बटे में कुछ नहीं है तो 1 लगा दिया, और जिन चीज़ों को ऐसे बटे में लिख सकते हैं उनको परिमेय माना जाता है। तो एक पूर्ण है, पूर्णांक है, परिमेय है, धन संख्या, धन मतलब प्लस, ऋणात्मक मतलब ऋण मतलब माइनस। लेकिन वो भाज्य या अभाज्य कुछ नहीं है, कभी भी आएगा एक भाज्य है या अभाज्य, तो दोनों में से कुछ भी नहीं है वो, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा एक अभाज्य संख्या नहीं है या भाज्य संख्या नहीं है। वास्तविक संख्या, अब आंसर में देखिए प्राकृतिक, प्राकृतिक क्या था, ये सब हम लोगों ने पहले वाले चैप्टर में पढ़ा है। सबसे पहले वाले में प्राकृतिक संख्या 1 से शुरू होती है, पूर्ण संख्या 0 से शुरू होती है, पूर्णांक ये जो नंबर होते हैं इनमें प्लस माइनस मतलब पूरा पूरा नंबर होना चाहिए, पॉइंट में नहीं होना चाहिए, बटे में नहीं होना चाहिए। परिमेय संख्याएं जो बटे में लिख सकते हैं, और वास्तविक संख्याएं मतलब जो रियल नंबर हैं, मतलब इन्हीं सब के, ये सभी वास्तविक ही हैं।
यदि ए प्लस 2 ए प्लस 4 अविभाज्य संख्याएं हैं, मतलब ये किसी से भाग नहीं होती हैं, तो ए के कितने मान हैं, ए के कितने मान हो सकते हैं। ठीक है, एक प्लस 2 3, 3 5,